नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की फंक्शनिंग से संबंधित। दूसरे नंबर पर ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कैओस के बारे में। और तीसरे नंबर पे कल कैबिनेट के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया मिशन कर्मयोगी को, उससे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में एक फेमस कहावत है, सही मायनों में पार्लियामेंट काम करती है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की सहायता से। चाहे वो एड हुक पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हों जिन्हें स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है, या फिर स्टैंडिंग कमेटीज़ जो नेचर में परमानेंट होती हैं। बहुत सारी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, आपने नाम भी सुना होगा, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन आईटी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज। इस प्रकार से डिपार्टमेंट रिलेटेड बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं। अब देखो, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो कामकाज है उसे स्क्रूटिनाइज करती है, सरकार को राय देती है, सरकार के काम की छानबीन करती है। और सरकार भी यूजली इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस को मानने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का जो कामकाज होता है वो पार्टीबाजी से ऊपर उठ के होता है। वैसे तो आपको पता है कि पार्लियामेंट में कोई एमपी जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ लाइन नहीं लेता है, अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करता है, क्योंकि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को पूरा देश देख रहा होता है। टीवी पे आ रही होती है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स। लेकिन इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पर मीडिया मौजूद नहीं होता। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में जो मेंबर्स शामिल होते हैं किसी भी पार्टी के हों, वो देश के लिए काम करते हैं। इवन रूलिंग पार्टी के एमपी भी सच को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करना पड़े तो क्रिटिसाइज भी करते हैं, फैक्ट्स लेके आते हैं। बेशक इससे सरकार की इंसल्ट हो, सरकार की इमेज खराब हो। तो कहने का मतलब ये है, ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ अच्छे से काम करती हैं, इस नेशनल इंटरेस्ट में काम करती हैं, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के काम करती हैं। बट देखो, अभी कुछ ऐसा हुआ कि जो हेल्दी कन्वेंशन है इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की वर्किंग की, वो हेल्दी कन्वेंशन डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्या हुआ है? एक कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन आईटी, इसके चेयरमैन हैं शशि थरूर। इस कमेटी के चेयरमैन ने यानी शशि थरूर ने कहा कि हम फेसबुक के ऑफिशियल्स को बुलाएंगे एज ए विटनेस उस मामले की जांच करने के लिए जो कुछ समय पहले मीडिया में आया था। फेसबुक पर आरोप लगे थे इंडिया में रूलिंग पार्टी का साथ देने के लिए। आरोप ये लगा था फेसबुक जो है रूलिंग पार्टी का साथ देती है और नरमी बरतती है रूलिंग पार्टी के संबंधित पोस्ट पर। तो आईटी कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने कहा कि हम फेसबुक के ऑफिशियल्स को बुलाएंगे इस मामले की जांच करने के लिए एज ए विटनेस। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन आईटी में जो बीजेपी के मेंबर हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ये कह दिया कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन आईटी के चेयरमैन के पास ये अधिकार है ही नहीं कि वो किसी को विटनेस बुलाएं। बीजेपी मेंबर निशिकांत दुबे ने यह भी कहा, ये कमेटी डिसाइड करेगी कि फेसबुक ऑफिशियल्स को एज ए विटनेस बुलाया जाए या फिर ना बुलाया जाए। तो कुल मिला के देखो, जो हमने शुरुआत में बात डिस्कस की कि इन कमेटीज़ में पार्टीबाजी नहीं देखने को मिलती, इस वजह से ये कमेटीज़ अच्छे से काम कर पाती हैं। वो प्रैक्टिस, वो कन्वेंशन, वो परंपरा यहाँ पर टूटती दिखाई दे रही है। तो राइटर रूल्स की बात करते हैं। राइटर कहते हैं हमें पॉलिटिक्स को इग्नोर करके रूल्स पर ध्यान देना चाहिए। रूल्स क्या कहते हैं? राइटर के अनुसार देखो, कोई स्पेसिफिक रूल्स तो नहीं है जो ये बताते हों कि चेयरमैन के क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं हैं। बट जो वेल इस्टाब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं या फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जो इंटरनल वर्किंग संबंधित रूल्स हैं, उनके अनुसार कमेटी का जो सेक्रेटरीट है वो नाम तैयार करता है कि किसी मामले की जांच करने के लिए किनको एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है। समझ गए? कमेटी का सेक्रेटरीट नाम तैयार करता है विटनेसेस के,
और अप्रूवल दिया जाता है चेयरमैन के द्वारा। चेयरमैन चाहें तो अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी विटनेस के नामों को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नहीं रखा जाता है अप्रूवल के लिए। सेक्रेटरीट तैयार करता है, चेयरमैन उसे अप्रूवल दे देते हैं, बट कमेटी के सामने नामों को अप्रूवल के लिए नहीं रखा जाता है, ये राइटर का मानना है। क्योंकि देखो, अगर कमेटी के सामने विटनेस के नामों को अप्रूवल के लिए रखा जाने लगेगा तो इसमें पॉलिटिक्स हो जाएगी। रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं वो बोलेंगे नहीं, इनको एज ए विटनेस ना बुलाया जाए। अपोजिशन पार्टी के एमपीज बोलेंगे इनको विटनेस बुलाया जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कमेटी के सामने रखा ही नहीं जाता विटनेस के नामों को अप्रूवल के लिए। इसके अलावा देखो, इवन हाउस के जो रूल्स हैं वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि विटनेसेस की लिस्ट को कमेटी के सामने रखा जाए अप्रूवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउस के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में रूल नंबर 270 का फर्स्ट प्रोविज़न ये कहता है, अगर देखो क्वेश्चन उठता है कि किसी पर्सन का एविडेंस रेलेवेंट है कमेटी के लिए, तो क्वेश्चन रेफर किया जाएगा स्पीकर को, और स्पीकर का जो फैसला होगा इस संदर्भ में वो अंतिम होगा। देखो, इस रूल से ना दो चीज़ें क्लियर हैं। पहली चीज़, ये क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा कि ये पर्सन एज ए विटनेस रेलेवेंट है या फिर नहीं है। ये पर्सन, ये चीज़ डिसाइड की जाएगी स्पीकर के द्वारा, ना कि कमेटी में वोटिंग होगी इसके लिए। मैं फिर से बोलता हूं, अगर देखो किसी पर्सन को एज ए विटनेस बुलाना है तो पहली तो बात, वो पर्सन रेलेवेंट होना चाहिए कमेटी के पर्पस के लिए। और ये कौन डिसाइड करेगा ये पर्सन एज ए विटनेस रेलेवेंट है या फिर नहीं है, ये डिसाइड किया जाएगा स्पीकर के द्वारा। अब मान लो यही मामला है, आरोप फेसबुक पर है। क्या फेसबुक रूलिंग पार्टी से संबंधित पोस्ट को हटाने में लीनियंसी बरतता है? तो इस मामले की जांच अगर कमेटी को करनी है तो फेसबुक के ऑफिशियल्स ही तो रेलेवेंट होंगे ना। उनसे पूछा जाएगा आपका क्राइटेरिया क्या है। अब रिया चक्रवर्ती तो रेलेवेंट होगी नहीं इस मामले की जांच के लिए। तो दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है इस रूल से, ये निकल के आता है, स्पीकर का जो डिसीजन है वो इस बात पर ही आधारित होगा कि रेलेवेंस क्या है उस पर्सन की जिसको एज ए विटनेस बुलाया जाना है। इसी पर स्पीकर अलाउ करेंगे कि इस पर्सन को एज ए विटनेस बुलाया जाए या फिर ना बुलाया जाए, सिर्फ रेलेवेंस देखी जाएगी। लास्ट में देखो, कंक्लूजन में ये कहा जाता है, ये कमेटीज बहुत ही इफेक्टिव ढंग से काम करती हैं। एक बहुत ही सेंसिबल और हेल्दी ट्रेडिशन डेवलप हुआ है। आवश्यकता ये है कि अभी जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है इसका जल्दी से समाधान निकाल दिया जाए, अदरवाइज इन पार्लियामेंट्री कमेटीज की जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो सकती है। आज इस कमेटी में पार्टीबाजी देखने को मिल रही है, कल को दूसरी कमेटीज में भी पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है। तो इससे देश को ही नुकसान होगा, हमारे नेशनल इंटरेस्ट हर्ट होंगे अगर इन कमेटीज की फंक्शनिंग प्रभावित होती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कल आंकड़े रिलीज हुए और पता लगा हमारे देश की जो इकोनॉमी है अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में देश की जीडीपी 24% तक श्रिंक कर गई। देखो, कोविड-19 की जो कर्व है वो भी हमारे देश में अभी तक फ्लैटन नहीं हो पाई है। तो इकोनॉमिक सिचुएशन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ये जो डेटा है वो तो फॉर्मल सेक्टर का है, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा अगर हम काउंट करेंगे तो पता लगेगा कि लॉकडाउन जो लगा कोविड-19 की वजह से, इसका देश की इकोनॉमिक सिचुएशन पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ा। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये पहले क्वार्टर में 20% तक डिक्लाइन कर गया। कई सारी एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऐसी हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की जो अभी भी क्लोज हैं या फिर काम कर रही हैं तो अपनी छोटी सी कैपेसिटी के साथ काम कर रही हैं। वेज इनकम बहुत तेज़ी से घट रही है। इसके अलावा ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर जो है वो प्रभावित हुआ है इस कोविड-19 की महामारी की वजह से। कल हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर एक ब्राइट स्पॉट है। फर्स्ट क्वार्टर में पिछले साल के अपेक्षाकृत
एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपेंशन देखने को मिला, ग्रोथ देखने को मिली, बट इनकम लेवल लोगों का कम हुआ है। इस वजह से किसानों को फार्म प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ज़्यादा संभावना नहीं है। गवर्नमेंट का कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले एक्सपेंडिचर में पिछले साल के अपेक्षाकृत 16% इंक्रीज हो गया। मतलब गवर्नमेंट ने प्रयास किया इकोनॉमी को रिवाइव करने का, बट देखो टोटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट का स्तर जो है वो भी गिर सकता है। अब इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है, आपको पता है डिमांड क्रिएट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट कम हुई है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो ज़्यादा खर्च किया है उसका भी ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा राइटर का मानना है। एक तरफ इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ खराब हुई है, दूसरी तरफ कोविड-19 की जो कर्व है बाकी देशों में तो फ्लैटन हो रही है, बट हमारे देश में कोविड-19 के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो जब समय था सरकार को एग्रेसिवली टेस्टिंग करनी थी, ट्रेसिंग करनी थी, आइसोलेशन करना था पेशेंट्स का और उनका ट्रीटमेंट करना था, बट सरकार ने आसान अप्रोच फॉलो की, पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। इवन कंपनसेशन भी नहीं दी गई उन लोगों को जिन्होंने अपना लाइवलीहुड खो दिया लॉकडाउन लगने की वजह से। ना कोई उनको कंपनसेशन दी गई, ना ही कोई सोशल प्रोटेक्शन दिया गया। माइग्रेंट वर्कर्स को मजबूर होना पड़ा अपने होम स्टेट में जाने के लिए, और अब माइग्रेंट वर्कर्स जो काफ़ी तरह के क्राइसिस झेल रहे हैं, जैसे उनके सामने तो खाने की भी दिक्कत है, अब उनको बोला जा रहा है कि आप काम पर लौटिए, जबकि अब काम करने के लिए कंडीशंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखो हम इन दोनों क्राइसिस को कंसिडर करें, इकोनॉमिक क्राइसिस को भी, हेल्थ क्राइसिस को भी, ऐसे गंभीर क्राइसिस आज़ादी के बाद से हमारे देश में कभी भी नहीं देखने को मिले। इसके बाद राइटर कहती हैं कि लैक ऑफ डिमांड एक मेजर रीज़न है अभी हमारे देश में खराब इकोनॉमिक सिचुएशन होने का। इवन महामारी के आने से पहले भी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट लेवल जो थे वो डिक्लाइन हो रहे थे, लेकिन कोविड-19 आने के बाद तो लॉकडाउन लगा, लोगों ने डिस्क्रिशनरी चीज़ें खरीदनी बंद कर दी, सिर्फ वही चीज़ें उन्होंने खरीदी जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। और बिजनेसमैन भी अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है अभी अनिश्चितता काफ़ी ज़्यादा है, वोलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और डिमांड को बूस्ट करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो नाकाफ़ी हैं। सरकार ने बहुत सारे तबकों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है, जन धन अकाउंट होल्डर्स में पैसा दिया है, वो देखो नाकाफ़ी हैं। कुछ ही लाख लोगों को फ़ायदा होता है इन एफर्ट से, और कुछ स्कीम्स तो ऐसी हैं जो पहले ही चल रही थी, सरकार ने बस एक नया कलर दे दिया कि हम कोविड-19 से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए गए, जैसे एमएसएमईज के लिए 3 लाख करोड़ का एक फंड अनाउंस किया गया, बट देखो एमएसएमईज फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं इस फंड से। कंडीशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। ओवरऑल जो बैंक क्रेडिट है उसमें भी इजाफा देखने को नहीं मिला है, मतलब ओवरऑल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि बैंक अब पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, ज़्यादा लोन दे रहे हैं। इवन पहले ये कहा जा रहा था कि देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ मिलकर काम कर रही हैं। बट देखो अब जीएसटी के मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुंह फेर लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि हमने वादा किया था 2017 में कि जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से जो भी रेवेन्यू लॉस होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, अभी हम उस पैसे की भरपाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि कोविड-19 जो है वो एक एक्ट ऑफ गॉड है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने तर्क हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है अगर जीएसटी नहीं भी इम्प्लीमेंट होता तो आप जिन टैक्सेस से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे, जैसे पहले वैट हुआ करता था, तो वैट से भी तो आपको कम रेवेन्यू प्राप्त होता ना। समझ रहे हो आप बात? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये है अगर जीएसटी नहीं इंप्लीमेंट होता तो भी तो रेवेन्यू आपको कम ही प्राप्त होता ना। तो अब जो कोविड-19 की वजह से कम रेवेन्यू प्राप्त हुआ है वो सारा का सारा आप हमारे ऊपर नहीं थोप सकते कि आप ही दीजिए सारा का सारा, क्योंकि आपने वादा किया था। जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स की अपने कंसर्न्स हैं, उनका कहना है
अगर देखो आप हमें नहीं देंगे तो हम कहाँ से लाएंगे, हमारी तो बोरोइंग पावर भी इतनी नहीं होती। आप आसानी से लोन ले सकते हो, डोमेस्टिक मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से आपको सस्ता लोन मिल सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इतने सोर्सेज उपलब्ध नहीं होते रेवेन्यू को मोबिलाइज करने के। तो देखो ये जो दोनों गवर्नमेंट्स के बीच टकराव है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, इस टकराव को तो जल्दी से जल्दी सोल्व करना होगा, अदरवाइज ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ जाएगा, और ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। जो भी जीएसटी काउंसिल की अब मीटिंग होगी, कोई ना कोई समाधान इस मुद्दे पर जरूर निकालना होगा। तो इसके बाद देखो राइटर ये बोलती है, अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस सरकार को लेने होंगे, अदरवाइज गंभीरता जो है इस खराब सिचुएशन की वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ये खराब सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंस होती जाएगी। तो कुछ सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देती हैं, जैसे सबसे पहले जो स्टेट्स को पेंडिंग जीएसटी कंपनसेशन देनी है वो दी जाए। दूसरा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरी तरह से यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, हर एक हाउस होल्ड को फ्री फूड ग्रेन दिया जाए। कितना? 10 किलोग्राम दिया जा सकता है 1 महीने के लिए, और ये प्रोविजन 6 महीनों तक इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से लोगों का जो इनकम लेवल है वो कम हुआ है, तो हर एक फैमिली को 7,000 रुपये दिए जाएं और ये प्रोविज़न इंप्लीमेंट किया जाए 3 महीनों के लिए। मनरेगा स्कीम में अभी कम से कम 100 दिनों के लिए काम मिलता है एक हाउस होल्ड को, इसे डबल कर दिया जाए, यानी 200 कर दिया जाए। इसके अलावा डेट मोरेटोरियम को एक्सटेंड कर दिया जाए। डेट मोरेटोरियम मतलब आरबीआई ने बैंकों को कहा था कि जिन्हें भी आपका लोन रीपे करना है इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू, आप एक बार उनसे मत लीजिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा था और इनकम लेवल कम हुआ है। तो इस डेट मोरेटोरियम को एक्सटेंड कर दिया जाए और इस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ना वसूली जाए। इसके अलावा जो एमएसएमईज या फिर फार्मर्स हैं जिनको फ्रेश क्रेडिट की आवश्यकता है, उनको फ्रेश क्रेडिट दिए जाएं। सबसे लास्ट में देखो, कोविड-19 की कर्व को अगर आपको फ्लैटन करना है तो इसके लिए हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करना होगा। हेल्थ पर अभी सरकार कम खर्च कर रही है। इवन 5 महीने का जो समय था सरकार के पास, उस समय का भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च करने के लिए। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, अगर देखो इन सब सजेशंस को अपनाया जाएगा सरकार के द्वारा तो निश्चित रूप से इसके लिए पैसों की आवश्यकता है। तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो डेफिसिट होगा उसे मोनेटाइज कर सकती है आरबीआई की सहायता से। फॉर एग्जांपल नोट्स को प्रिंट करना। अगर देखो समय रहते सरकार स्टेप्स नहीं उठाएगी तो बल्कि इसकी और ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी जो इकोनॉमी है वो ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ेगी। और एक कंसर्न्स जो वेरियस एक्सपर्ट्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अगर सरकार डेफिसिट का मोनेटाइज करती है, फॉर एग्जांपल नोट्स छापती है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। बट राइटर का ये मानना है नहीं, इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। बट सरकार को इतना सुनिश्चित करना है कि एसेंशियल सप्लाई चेन जो है वो ठीक ढंग से काम करती रहे, जरूरी वस्तुओं की कमी ना हो। अगर जरूरी वस्तुओं की कमी हो जाती है तब इन्फ्लेशन हो सकती है, अदरवाइज तो डिमांड काफ़ी कम है। और इसके अलावा वेल्थ टैक्स या फिर एमएनसी पर टैक्सेस को इंक्रीज करने के बारे में गवर्नमेंट सोच सकती है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थिंकिंग की आवश्यकता है, और वो बोल्ड थिंकिंग सरकार अब अपनाए ताकि देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से और हेल्थ क्राइसिस से बाहर निकाला जा सके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मिशन कर्मयोगी के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के रोल ऑफ सिविल सर्विसेज टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन जीएस पेपर 4 से भी आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। कल कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया मिशन कर्मयोगी को। ये हमारे देश में सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रोग्राम है। ये बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रिफॉर्म है गवर्नमेंट का। इस मिशन कर्मयोगी की सहायता से ये इंश्योर किया जाएगा सिविल सर्वेंट मतलब सभी एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ आईएएस वगैरह नहीं, सभी एम्प्लॉयज़। तो सिविल सर्वेंट्स को प्रोएक्टिव एंड पोलाइट बनाना, प्रोफेशनल एंड प्रोग्रेसिव बनाना, एनर्जेटिक एंड इनेबलिंग बनाना, ट्रांसपेरेंट एंड टेक इनेबल्ड बनाना, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव बनाना, और सबसे लास्ट में इमेजिनेटिव और इनोवेटिव बनाना। ये मकसद होगा मिशन कर्मयोगी का।
मेनली देखो इस प्रोग्राम में होगा क्या, एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल का नाम होगा आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ये देखिए, प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इस्टेब्लिश किया जाएगा और वो स्पेशल पर्पस व्हीकल एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होगा कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगा, इस पोर्टल पर कंटेंट प्रोवाइड करेगा, हर तरह का कंटेंट जिससे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जा सके, सॉफ्ट ट्रेनिंग भी, हार्ड ट्रेनिंग भी, मतलब सॉफ्ट स्किल से संबंधित ट्रेनिंग जैसे इंग्लिश। अब हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश वो इस पोर्टल पे जाके सीख सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स हैं जिनकी हिंदी कमज़ोर है, वो हिंदी इस प्लेटफॉर्म पे जाके सीख सकेंगे। तो ये तो हुई सॉफ्ट स्किल्स। और जो बिजनेस स्किल्स और एक्सपर्टीज संबंधित स्किल्स जैसे वाटर रिसोर्सेज संबंधित स्किल्स, डिफेंस मामलों की जानकारी। तो काफ़ी बार जो ये बोलते हैं कि सिविल सर्वेंट्स जर्नलिस्ट होते हैं, वो उनको सब्जेक्ट्स की नॉलेज हासिल नहीं होती और अलग अलग डिपार्टमेंट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सिविल सर्वेंट्स को पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की। काफ़ी रिडेंडेंसीज हो जाती हैं, एक डिपार्टमेंट कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो इस रिडेंडेंसीज को अवॉइड करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म होगा जिसपे सारे मटेरियल अवेलेबल होंगे और बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकेगी सिविल सर्वेंट्स को। तो ये जो रिफॉर्म है, ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी रिक्रूटमेंट के बाद होगी। तो इस प्लेटफॉर्म की सहायता से सिविल सर्वेंट्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हासिल कर सकेंगे, मतलब अपने पोटेंशियल को फुली अचीव कर सकेंगे। इसके अलावा लीडर बनने की कॉम्पिटेंसी वो हासिल कर सकेंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज हासिल कर सकेंगे, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो सकेगी, इस प्लेटफॉर्म की सहायता से प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकेगी और प्रोफेशनल डिलीवरी भी हो सकेगी। मेनली देखो ये जो मिशन कर्मयोगी है ना, ये सिटीजन सेंट्रिक होगा। इस मिशन का जो मकसद है वो ये है सिविल सर्वेंट्स को इस प्रकार से बनाना कि वो जनता के प्रति सेंसिटिव हों, जनता के प्रति रिस्पेक्टफुल हों। जो सर्विसेज सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है जनता की, उनकी इंटीग्रेटेड और सीमलेस डिलीवरी को इंश्योर करना। सर्विस डिलीवरी में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है और जनता से जो फीडबैक आता है, उस फीडबैक को हासिल करके सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना। तो ये कुछ मेन रोल हैं जो सिविल सर्वेंट्स ज़्यादा अच्छे से प्ले कर सकेंगे इस मिशन की सहायता से, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। अब देखो इस पूरे मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 बॉडीज भी इस्टेब्लिश होंगी। सबसे ऊपर होगी प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। इसमें स्टेट चीफ मिनिस्टर्स भी होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे और एक्सपर्ट्स भी होंगे। इस काउंसिल का काम ये होगा सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को रिव्यू करना, अप्रूवल देना। नीचे एक कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और सबसे नीचे एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा जिसमें रिलेटेड फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होंगे और ग्लोबल प्रोफेशनल शामिल होंगे। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, ये देखो मेन काम करेगा, ये एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को बिल्ड करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट में जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी ऑडिटिंग भी होगी। किसके द्वारा की जाएगी? इस कमीशन के द्वारा। मेनली देखो इस कमीशन का काम ये होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हार्मोनाइज करना, मतलब एक समान करना। इसके अलावा शेयर्ड फैकल्टी को क्रिएट करना, मतलब विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जो ट्रेनिंग दी जाती है उनके लिए फैकल्टी को शेयर किया जा सकता है तो शेयर किया जाए, रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है तो रिसोर्सेज को शेयर किया जाए। ओवरऑल हमारे देश में जो अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर सुपरवाइजरी रोल को प्ले करना, ताकि हमारे देश की जो एस्पायरेशंस हैं, डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको अचीव करने की दिशा में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस काम कर सकें। मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इस प्रकार से ट्रेनिंग दे सिविल सर्वेंट्स को कि हम यानी इंडिया अपनी एस्पायरेशंस और डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। अब देखो इस पूरे मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए आने वाले 5 सालों में 510 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और कैसे ये मिशन काम कर रहा है इसको भी इवेल्युएट किया जाएगा। प्रधानमंत्री के पास एक डैशबोर्ड होगा जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स का एनुअल स्कोर कार्ड और रैंकिंग होगी। गोल सेटिंग होगी, मतलब डिपार्टमेंट्स जो नेशनल एम्बिशन से अटैच्ड हैं वो एनुअल प्लान सबमिट करेंगे और उसके बेस पे उनका एनालिसिस होगा।
परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। इसके अलावा सिविल सर्विसेज एज ए वोल कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं नेशनल प्रोग्रेस में, पूरे सिविल सर्विसेज की जो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है उसका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और सबसे लास्ट में इंडिपेंडेंट ऑडिट भी होगा। वैसे तो देखो रेगुलर ऑडिट और क्वालिटी एश्योरेंस किया ही जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा, बट सिविल सर्विसेज किस प्रकार से काम कर रही हैं इनका ऑडिट किया जाएगा थर्ड पार्टी के द्वारा भी। तो ये मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क है इस मिशन का। तो कुल मिला के ये जो मिशन है बेहतर उद्देश्य के साथ बनाया गया है ताकि हमारे देश में जो सिविल सर्विसेज हैं, जैसा हमने चैलेंज डिस्कस किया था कि रूल बेस्ड होने के बजाय रोल बेस्ड वो काम करें। आमतौर पर हमेशा जो शिकायत रहती है कि सिविल सर्वेंट्स एक बार ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अपने आप को अपडेट नहीं करते, जबकि प्राइवेट कंपनीज में ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लगातार स्किल हासिल करते रहते हैं और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाते हैं। तो ये जो मिशन है वो लगातार स्किल्स प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा सिविल सर्वेंट्स की। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मिशन कर्मयोगी के बारे में। अब देखो सिविल सर्विसेज के संदर्भ में हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मिस्टर ए में सिविल सर्वेंट बनने का एप्टीट्यूड है, तो हमने क्या देखा ऐसा मिस्टर ए में कि हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर अच्छा सिविल सर्वेंट बनने का एप्टीट्यूड है। कहने का एसेंस यहाँ पर यह है कि सिविल सर्विसेज के लिए किस प्रकार के एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है। सबसे पहला देखो हार्ड वर्किंग, दूसरा वर्किंग थ्रू डेडलाइंस से पहले काम कंप्लीट कर सके, परसिवियरेंस मतलब दृढ़ता, कोई काम कर रहे हो आप, बीच में कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं, डिफ़िकल्टीज का सामना करते हुए जब आप अपने काम को कंप्लीट करते हो तो इसे दृढ़ता कहते हैं। चौथा एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट पीपल, अलग अलग तरह के लोगों से डील करने की क्षमता। पांचवा लीडरशिप। छठा डिसाइसिवनेस मतलब अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता। सातवां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी। आठवां सिविल सर्विसेज के लिए जो वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी होल्ड करने की एबिलिटी। तो ये काइंड ऑफ एप्टीट्यूड है सिविल सर्विसेज के लिए। वैसे तो देखो इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी से एक्वायर की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी देखो जब हम ये कहते हैं किसी पर्सन में, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए में सिविल सर्वेंट बनने का पोटेंशियल है, तो हमें कुछ प्री कंडीशंस जरूर चेक करनी चाहिए कि वास्तव में उस पर्सन के अंदर सिविल सर्वेंट बनने का पोटेंशियल यानी एप्टीट्यूड है या फिर नहीं है। कौन सी वो प्री कंडीशंस हैं? जैसे उस पर्सन में सर्विस मोटिव है या फिर नहीं है, क्या वो पर्सन सिर्फ पैसों के लिए या फिर हाई स्टेटस के लिए सर्विसेज में एंटर करना चाहता है, या फिर वास्तव में वो लार्जर गुड के लिए काम करना चाहता है, उस पर्सन के अंदर सर्विस मोटिव है। दूसरा एबिलिटी टू कंट्रोल डिजायर्स, क्या वो पर्सन अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, क्या वो पर्सन अपने इमोशंस पे काबू पा सकता है या फिर नहीं पा सकता। नेक्स्ट, क्या वो पर्सन हार्डवर्किंग है, अनुशासित वे में अपनी लाइफ गुजार सकता है या फिर नहीं गुजार सकता है। नेक्स्ट, क्या उस पर्सन में क्षमता है रिस्क लेने की या फिर नहीं है। सबसे लास्ट में देखो एज ए सिविल सर्वेंट काम करते वक्त बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, तो क्या उस पर्सन में डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने की एबिलिटी है या फिर नहीं है। तो ये सारी प्री कंडीशंस हम चेक करेंगे जब हमें ये डिसाइड करना हो किसी के अंदर सिविल सर्वेंट बनने का पोटेंशियल है या फिर नहीं है। ये तो देखो हमने थोड़ा जनरल टर्म्स में डिस्कस कर लिया। अब हम स्पेसिफिक टर्म्स में बात करते हैं। जब सिविल सर्वेंट्स के लिए पोटेंशियल की हम बात करते हैं तो सिर्फ हम नॉलेज एंड स्किल की बात नहीं करते। मतलब सिविल सर्वेंट्स में ना सिर्फ नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, वो तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जब हम सिविल सर्वेंट्स के लिए पोटेंशियल की बात करते हैं किसी पर्सन में, तो उस पर्सन में वैल्यू और एथिक्स भी होने चाहिए और क्षमता ये भी होनी चाहिए कि उन वैल्यूज़ को डिफ़िकल्ट समय में होल्ड किया जा सके। तो अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछती है सिविल सर्वेंट्स के लिए किस प्रकार का एप्टीट्यूड होना चाहिए, तो आप 4 प्रकार की कॉम्पिटेंस बता सकते हो। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, एथिकल कॉम्पिटेंस और सबसे लास्ट में इमोशनल कॉम्पिटेंस। इन 4 प्रकार की कॉम्पिटेंस की आप बात करोगे जब यूपीएससी ये पूछेगी कि सर सिविल सर्वेंट्स के लिए किस प्रकार के एप्टीट्यूड की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में देखो ये सब चीज़ें आती हैं।
एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, ड्यूटीफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी। जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, तब हम इन सब को एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ड्यूटीफुलनेस क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में वो चीज़ें आती हैं जो ज़रूरी हैं सिविल सर्विसेज के प्रोफेशन के लिए, मतलब इन चीज़ों में योग्यता होना, पात्रता होना ज़रूरी है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। दूसरी कॉम्पिटेंस की हम बात करें, सोशल कॉम्पिटेंस। देखो ये सिविल सर्वेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो सोशल जो एक्सेप्टेड कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको समझें, उनकी रिस्पेक्ट करें और ऐसे ना बिहेव करें कि सोसाइटी के लोगों को ये लगता है कि पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट तो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस का तिरस्कार कर रहा है या फिर उन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इससे तो जनता में इन असंतोष की भावना है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो लोकल कल्चर को समझे और उस कल्चर का रिस्पेक्ट करे। उस सिविल सर्वेंट का बिहेवियर इस प्रकार का होना चाहिए कि लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट हो। नेक्स्ट बात करते हैं एथिकल कॉम्पिटेंस की। सिविल सर्वेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो एथिक्स की जटिलताओं को समझें। सिविल सर्वेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो बिहेवियर है वो एथिकल बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर एथिकल बिहेवियर नहीं है। और सिविल सर्वेंट के लिए ये भी ज़रूरी है कि सिचुएशन कैसी भी हो वो हर एक सिचुएशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को होल्ड कर सके। ऐसा नहीं कि हाँ नॉर्मल सिचुएशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है सिविल सर्वेंट के द्वारा, लेकिन जब कोई ना देख रहा हो तब अनएथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं। काफ़ी बार प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है पॉलिटिशियंस की तरफ से या फिर अलग अलग सेक्शंस की वजह से तरफ से। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो हर एक सिचुएशन में अपनी एथिकल वैल्यूज़ को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को होल्ड कर सकें। सबसे लास्ट में इमोशनल कॉम्पिटेंस। सिविल सर्वेंट के लिए देखो ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस पर काबू पा सके। अब मान लीजिए कहीं दंगे हो रहे हैं, गोली चल रही है, तो सिविल सर्वेंट का काम है लीड करना वहाँ पर। अगर देखो सिविल सर्वेंट अपने डर पर काबू नहीं पा सकता है तो वो तो वहाँ से चला जाएगा। तो इमोशंस पे काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमोशंस पे सिविल सर्वेंट काबू नहीं पाएगा तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक्साइटेड हो गए कुछ गलत स्टेटमेंट दे दी जाए, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत बार रेड डाली जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा देखे सिविल सर्वेंट का अगर मन फिसल गया, लालच आ गया, तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब इमोशंस पे काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।